गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको ये मेरा थंबनेल देख करके समझ आ चुका होगा कि आज का जो वीडियो है किस पर आने वाला है। आज के इस वीडियो में बच्चे एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो सारा का सारा इस वीडियो में मिल जाएगा। इवन जिनको ये तक नहीं पता कि सीजीएल का एग्जाम क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पोस्ट आ रही हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, मतलब इसके लिए योग्यताएं क्या चाहिए, इसके लिए उम्र क्या चाहिए, आप फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, अगर आप फॉर्म डाल सकते हैं तो इस पोस्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और उस सिलेबस के अंतर्गत भी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने नंबर्स के एग्जाम होंगे, कितने पैटर्न में ये एग्जाम होगा, सारा कुछ जितने भी टाइप का डाउट आपके माइंड में है वो सारा का सारा डाउट एक इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म हो जाने वाला है। तो इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि देखो इसके बारे में बहुत सारे चैनल्स में आपको मिल जाएगा डिटेल, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी मेरे को पता है कि आपके माइंड में क्या क्या डाउट आ सकता है, वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। जैसे कि कुछ बच्चों के माइंड में सीधा सीधा पहले तो ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने तो सिर्फ बीए किया है, क्या बीए वाले भी इसको डाल सकते हैं या सिर्फ बीएससी वाले ही इसको डाल सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या, सिर्फ स्टेनो वाले डाल सकते हैं क्या, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे। वो सबका सब लाइन टू लाइन क्लियर होगा यहाँ पर, लेकिन आपको एकदम पेशेंस के साथ बैठना है, लास्ट तक मेरा वीडियो देखना है। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो समझ आता है तो लाइक करके ही जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत टाइप का डाउट होता है, वो सारा डाउट इसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो आज के ये वीडियो अपन चालू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि हम बात किस पर करने वाले हैं। चीजें यहाँ तक हमारी क्लियर है। चलिए अब मैं चालू करती हूँ आज का जो क्लास है जिस पर हमारी चर्चा होने वाली है उसके बारे में। एसएससी सीजीएल की बात हो रही है बच्चे। इसका सबसे बड़ा चीज ये है कि आखिर ये एसएससी सीजीएल होता क्या है और इसमें आपको पढ़ना किसके बारे में है। सबसे पहले तो हम इसी चीज पर बात करेंगे कि आखिर ये जो एग्जाम हो रहा है वह एग्जाम जो है किस लिए हो रहा है और इसका पैटर्न क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, इसी बारे में बात होगी। चलिए देख लेते हैं। देखो चलिए देखिए, मैं बात कर रही हूँ एसएससी के बारे में, एसएससी सीजीएल के बारे में। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, जो हमारा एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, एसएससी का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में भी जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो पोस्ट आया हुआ बच्चे, ये किस लेवल का एग्जाम हो रहा है। तो आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है ये केंद्र लेवल का होगा, मतलब कि केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल के लिए बनाया जा रहा है। जो भी पोस्ट होकर के जाएंगे वो केंद्रीय लेवल पर के लिए होगा। देखो ग्रुप में डिवाइडेड रहता है हर एक एग्जाम, एक होता है ग्रुप ए वाला, ग्रुप बी वाला, ग्रुप सी वाला, ग्रुप डी वाला। ग्रुप ए के अंतर्गत आपका सिर्फ यूपीएससी और पीएससी को रखा गया है, स्टेट पीएससी आपका, ठीक है, और यूपीएससी को रखा गया है। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई पोस्ट है जिस पर आपको जाना चाहिए तो वो है आपका एसएससी सीजीएल। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ साल बाद आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस ये रहता है कि यूपीएससी तक पहुंचने से पहले आप कम से कम एसएससी सीजीएल का एक पोस्ट लेकर के उस पर लटक जाइए। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां पर बैठकर आप यूपीएससी की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल सेंट्रल लेवल का है, इसलिए एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर पैसे भी बहुत सही है, मतलब सैलरी भी बहुत अच्छे से मिल रही है, यहाँ पर काम का कोई ज्यादा प्रेशर भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ साथ पावर तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो पावर आपके डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर का होता है उतना पावर यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन आरामदायक जरूर है उन दोनों से ही। तो आप बिल्कुल इस लेवल पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पोस्ट ले सकते हैं। और हर कोई बच्चा, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बस ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तब आप इसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो पहली बात तो आपकी ये क्लियर हो गई। अब देखिए जो एसएससी है, एसएससी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बच्चे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मतलब क्या होता है, जो केंद्रीय लेवल पर आपके स्टाफ होते हैं ना काम करने के लिए, ऑफिस में आप जाओगे तो कुछ ना कुछ स्टाफ रहते हैं, कोई भी फील्ड में चाहे आप रहो, वैसे केंद्रीय लेवल पर जो स्टाफ रहते हैं तो उस स्टाफ के मेंबर्स का सिलेक्शन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है। तो वही जो कमीशन है वही आपका एसएससी कमीशन कहलाता है। पहले तो आपको ये चीज समझ आ गई कि क्या है ये। तो स्टाफ का सिलेक्शन करने के लिए ही केंद्रीय लेवल पर जो कमीशन बनाया जाता है उसे ही आपका एसएससी कमीशन कहा जाता है। अब देखो ये जो एसएससी है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चे। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होता है आपका मैट्रिक लेवल का। बहुत ही बेसिक से आपको चीजों को मैं समझा रही हूं, क्योंकि इस एग्जाम को लेकर के बहुत सारे डाउट्स आप सभी के माइंड में होंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो ये जो एसएससी होता है ना, ये 3 लेवल में आपका डिवाइड रहता है। कैसे 3 लेवल में, एक होता है आपके मैट्रिक लेवल का, ठीक है, एक होता है आपका 10+2, ठीक, और एक होता है आपका ग्रेजुएट लेवल का। तो मैट्रिक लेवल मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मैट्रिक लेवल मतलब 10th पास आउट, जो 10th पास आउट है उनकी बात हो रही है।
10+2 मतलब जो 12th पास आउट है उनकी बात हो रही है, और ग्रेजुएशन का मतलब तो आप सब समझते ही हैं। अब देखो जो मैट्रिक लेवल है इसमें 2 टाइप का एग्जाम होता है। 2 टाइप का एग्जाम कैसे होता है, तो एक होता है आपका एसएससी एमटीएस बोलते हैं जिसको, और एक होता है आपका एसएससी जीडी। मैं बात कर रही हूं आपके एसएससी के ही मैट्रिक लेवल का। मैट्रिक लेवल में 2 टाइप के एग्जाम आप दे सकते हैं, एक आप एसएससी एमटीएस दे सकते हो और एक आप एसएससी जीडी दे सकते हो। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये होता है बच्चे कि अगर आप एसएससी जीडी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फिजिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, मतलब फिजिकल एग्जाम भी होगा आपका और फिजिकल एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप एसएससी एमटीएस के लाइन में जा सकते हैं। ये हो गया आपका मैट्रिक लेवल का। चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, दोनों में अंतर समझ आ गया। एक में आपका फिजिकल एक्टिविटी देखा जाएगा, फिजिकल एग्जाम होगा आपका, और एक जो रहेगा उसमें फिजिकल एग्जाम नहीं होता है। अच्छा, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि इनमें जो पोस्ट है ना, कुछ पोस्ट जो है सभीज के लिए है, जितने लोग ग्रेजुएट है ना उन सभीज के लिए है, ठीक है। और कुछ जो पोस्ट हैं वो किसी स्पेशल के लिए हैं, जैसे कि जिन्होंने स्टेनो किया हुआ है, उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगी। तो इसमें क्या होता है, कुछ एग्जाम्स नॉर्मल हैं और कुछ एग्जाम्स में आपको फिजिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब ये फिजिकल एग्जाम मतलब बहुत भारी चीज नहीं है, छोटा मोटा, जैसे कि कुछ दूरी तक आपको साइकिल चलवा लिया, कुछ किलोमीटर वहां आप चला लिए, फिर आपका एग्जाम क्लियर हो गया, ऐसा टाइप का, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपकी चॉइस है, आप उस फिजिकल एग्जाम को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, मतलब उस फील्ड में आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। क्लियर है। तो ये फिलहाल आपको मैट्रिक लेवल समझ आ गया अपने को। अब हम बात करेंगे 10+2 का, तो यहाँ पर भी 2 टाइप का एग्जाम होता है। एक होता है आपका CHSL, ठीक है, और एक होता है आपका स्टेनो। देखो अगर आप लोगों ने स्टेनो कर रखा है तो ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है इस लाइन में घुसने के लिए। अगर आप लोगों ने स्टेनो किया हुआ है तो डायरेक्टली आपकी भर्ती हो जाएगी कहाँ, एसएससी सीजीएल में। डायरेक्टली भर्ती का मतलब बिना एग्जाम के नहीं, भाई एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत प्लस पॉइंट का काम आपका करने वाला है, ठीक है। और अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप CHSL में भी जा सकते हैं, ठीक। तीसरा लेवल जो होता है बच्चे वो है हमारा ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल तो यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। मेन जो मेरा फोकस है ना वो इसी के ऊपर है, इसी पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो जो ग्रेजुएशन लेवल का है आपका उस पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे, तो समझना, ग्रेजुएशन लेवल में भी ये जो एग्जाम है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका CPO और एक होता है आपका CGL। एक होता है आपका CPO और एक होता है आपका CGL। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो समझना, अगर आप CPA साइड पर जाना चाहते हो, CPO साइड पर जाना है तो वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर आपका फिजिकल एक्टिविटी देखा जाएगा, मतलब फिजिकल एग्जाम होगा आपका, ठीक है, कुछ और इसके साथ साथ आपका हाइट वाइट भी देखा जाएगा, जैसे कि लगभग 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई बंदा है जिसकी हाइट बढ़िया है, जो फिजिकली भी फिट है, जो चाहता है कि बिल्कुल मैं दौड़ भाग कर सकता हूं, आप चाहें तो आप एग्जाम ले ले, तो वो बंदा आपका सीधा CPO पोस्ट में जा सकता है। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं देना चाहते, हम दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोग CGL वाले लाइन में जाते हैं। अब ये CGL वाले लाइन में क्या होता है, तो ये जो CGL वाला है ना बच्चे, ये टोटली ऑफिशियल जॉब रहता है। ऑफिशियल जॉब रहता है मतलब आपको 8 घंटा का वही ड्यूटी करना है, 10 से 8 वाला, 10 से 6 वाला, 10 से 5 वाला, जो भी 8 घंटा ड्यूटी करोगे। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे बिल्कुल आप छुट्टी पे रह सकते हैं, वही वाला, और आपकी जिंदगी वैसी ही चलती जाएगी। तो ऑफिस वाला वर्क रहता है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर फिजिकल कोई एग्जाम नहीं देना होता है। तो ये तीनों में अंतर समझ आ गया आपको। एक मेरिट वाला समझ आ गया, एक 10+2 वाला समझ आ गया, और एक अपने को ग्रेजुएशन वाला समझ आ गया। अब आप अपने आप को आकिए कि आप कौन से लेवल पर जाना चाहते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप CPO वाले फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर CGL वाले फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अभी जो मैं पूरा बात करूंगी वो सिर्फ आपके CGL के लिए रहेगा कि अगर आप CGL में जाना चाहते हैं तो आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपका एज कितना चाहिए, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। तो यहां तक अपने को चीजें समझ आ गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहां पर जो मेन बात मैंने कहा कि CGL क्या है, इस पर हमारी चर्चा होगी कि आखिर ये CGL क्या है। तो इस चीज को आप समझना कि CGL है क्या चीज। देखो अगर मैं बात करूं तो CGL का मतलब क्या होता है, CGL को हम फुल फॉर्म में बोल सकते हैं बच्चे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहा जा रहा है CGL को, क्योंकि सबका एक साथ ये एग्जाम लेता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2022 में जब आया था 38,000 पोस्ट आया हुआ था इसका। लेकिन ये नहीं है कि सभी एक ही जगह पर हो, इतने सारे पोस्ट रहते हैं हर जगह के लिए, टोटल मिला करके CGL SSC के अंतर्गत ये पोस्ट आया हुआ था। तो इसीलिए CGL का फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। नाम से ही समझ आ रहा है अपने को, तो आधी बात है ना। अब आगे बात करते हैं। देखो 2014 में क्या हुआ था ना, 2014 में जब मोदी जी आए, मोदी जी ने ये चीज क्लियर किया कि जो ग्रुप ए के एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप ए का एग्जाम मतलब मैंने वही बताया ना आपको, UPSC का हो गया, आपका स्टेट PSC का हो गया, ये ग्रुप ए का कहलाता है। तो सिर्फ ग्रुप ए के जो एग्जाम्स होंगे उसी में बस इंटरव्यू रखा जाएगा आपका, और बाकी जो एग्जाम्स होंगे उसमें इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा। जो आपका SSC CGL है ये आपके ग्रुप बी के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब यहां पर से इंटरव्यू को
को पूरा एक लाइन से खत्म कर दिया गया कि नहीं, आपको सिर्फ 2 टायर में क्या करना है, एग्जाम देना है। 2 टायर मतलब जैसे कि प्री होता है, मेंस होता है ना, वैसे इसमें भी 2 टाइप के एग्जाम्स होंगे जो आपको देने हैं। इंटरव्यू वाला कोई चोचला इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि इंटरव्यू वाला जो चीज है वो सिर्फ आपका, मैंने बताया ना, ग्रुप ए मतलब यूपीएससी और पीएससी में ही रखा गया है कि आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने यहां पर आकर के क्या किया, 2014 में ही ये वाला सीन को पूरा तरीके से आपका खत्म कर दिया। यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो अब मतलब अपने को सिर्फ 2 से 3 टायर में क्या करना है, अपना एग्जाम देना है। अभी क्या होगा इस पर भी मैं डिस्कशन करूंगी, क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन सा पोस्ट है, कैसे कैसे होगा, बस पेशेंस बना करके आपको रखना है। यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमको ये चीज समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं सिर्फ एसएससी सीजीएल की बात करूं बच्चे, तो यहां पर जो एग्जाम है ना वो 4 लेवल का होता है। कैसे 4 लेवल का होता है, तो लेवल 4 से चालू होगा, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8, 5 बोल सकते हैं। लेवल 8 जो होता है ना, ये एकदम हाई क्वालिटी का रहता है। हाई क्वालिटी का रहता है मतलब इसके लिए स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं कुछ स्पेशल लेवल का, कि आप कौन से लेवल में जा सकते हैं या फिर ज्यादा डिमांड कौन से लेवल के, तो लेवल 7 को मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग को। सबसे फेमस लेवल ये है 7 लेवल, ठीक है। मैंने क्या बताया, एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आपको 4 से लेकर के पूरा 8 तक लेवल तक जाना है। 8 वाले लेवल में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई चाहिए रहती है, स्पेशल कोर्स चाहिए रहते हैं। लेकिन 4 से 8 के बीच में अगर मैं सजेस्ट करूं कि आप कौन से लेवल में जा सकते हैं जो आपके लिए सही रहेगा, तो आप लेवल 7 में जा सकते हैं। लेवल 7 क्या, क्योंकि ये सबसे फेमस लेवल है। सबसे फेमस लेवल इस वजह से बोल रही हूं बच्चे, क्योंकि लेवल 7 में लेवल 7 जो है, यहां पर सारे इंस्पेक्टर वाले जो पोस्ट है वो आपके आते हैं। जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी वाला ले लो, ठीक है। ये सारे जो है ना अच्छे, ये सभी आपके लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। चीजें क्लियर है यहां तक। चलिए अब मैं बात करती हूं, अब जो मैंने अभी बताया आपको लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक, तो लेवल 4 के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम होता है, लेवल 5 के अंतर्गत, लेवल 8 के अंतर्गत, ये सारी बातों पर डिस्कस करूंगी मैं लास्ट में कि कौन कौन से एग्जाम है, और इवन उसमें आपके एज क्या क्या चाहिए उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपकी एज 18 से 20 तक है तो आप कौन सा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी बातों पर हमारी डिस्कशन होगी। लेकिन पहले मैं आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझा दूं कि जो एग्जाम होगा वो किस टाइप से होगा। पहले तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने को समझ आ गया, थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आपको आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस टाइप का रहेगा। तो चीजों को समझना आप देखो। सबसे पहले मैं बात करती हूं टायर 1 का, ठीक है। टायर 1 क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पहला, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ऐसा बोलते हैं अलग अलग पार्ट, वैसे इसको टायर 1, टायर 2 ऐसा कहा जाता है। कुछ और ज्यादा नहीं है, विशेष नहीं है इसमें। अब देखो टायर 1 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो समझना, टायर 1 के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जब जैसे हम प्री देते हैं, प्री में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है, मेंस में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है, वैसे ही टायर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, इन सभी बातों पर हम क्या कर लेंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे। देखिए टायर 1 में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। टायर 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। ये जो रीजनिंग है ये कितने नंबर का आएगा, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। समझ आ रहा है मैं टायर 1 में क्या पढ़ना है आपको वो बता रही हूं। तो पहले तो आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, गणित पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ। जो रीजनिंग है यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपके 50 नंबर का था, ठीक है। एप्टीट्यूड मतलब वही मैथ्स, आपका मैथ्स भी आपके 25 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपका 50 नंबर का था। जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस वाला पोर्शन हो गया आपका, यहाँ से भी आपके 25 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपका 50 नंबर का था। और लास्ट में आपका इंग्लिश बन जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये भी आपके 25 क्वेश्चन आए थे, जो कि आपका 50 नंबर का था। मतलब आपको समझ आ गया क्या टायर 1 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स का लेवल थोड़ा सा लो रहता है, इसमें रीजनिंग थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, मतलब जीएस वाला पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गया कैसे रहेगा। 50-50 नंबर का आता है, 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आप समझ गए हैं कि 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न आपका बनने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर टाइम की अगर मैं बात कर लूँ, तो टायर 1 को देने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ। आगे क्या समझ में, 1 घंटे का समय रहेगा, 1 घंटे में आपको इस पेपर को करना पड़ेगा। और पहली बात मैं ये बता दूं कि जो टायर 1 है ना, ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको क्वालिफाई करना है, बस कोई टॉप नहीं करना है इसमें। सिर्फ आपको पासिंग मार्क लेना है, पासिंग मार्क लेकर के निकल जाना है। अगर आप पास हो गए, जैसे कि ये टोटल आपका 200 नंबर का प्रश्न हो रहा है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप तो 200 नंबर का 120-125 मान करके चलो। अगर इतना आप ले आते हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है ना।
चलिए ये अपने को समझ आ गया। अब हम बात करते हैं टायर 2 का। टायर 1 निकल गया आपका। अब टायर 2 में क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक बात समझना, टायर 2 में 3 पेपर्स होंगे। टायर 2 में कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। लेकिन मजे की बात ये है कि आपको ये तीनों पेपर को नहीं देना है। कैसे, तो समझो, जब आप टायर 1 पास करोगे तभी आप टायर 2 में पहुंचोगे। टायर 2 में क्या होता है, तो समझना, टायर 2 में एक तो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 सभी को नहीं देना है। सभी को नहीं देना है मतलब पेपर 2 और पेपर 3 सिर्फ कुछ स्पेशल पोस्ट वालों के लिए रहेगा, जैसे कि जो JSO देना चाहते हैं या जो AAO देना चाहते हैं। जो लेवल 8 की मैं बात कर रही थी ना, वो यही है, AAO के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो इसका देना चाहते हैं एग्जाम, उनको आइडिया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो ले आऊंगी जिस पर इस पर डिस्कशन हो जाएगा। तो ये पेपर 2 और पेपर 3 सिर्फ ये स्पेशल वालों को देना है। लेकिन जो ऑल पोस्ट चाहते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट किए हुए हैं सिर्फ और कोई भी पोस्ट मिल जाए चल जाएगा वाले हैं, तो उनको पेपर 1 देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वो सभी बच्चे जो SSC CGL का पोस्ट डाले हैं, एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, उन सभी को पेपर 1 देना पड़ेगा। तो बस पेपर 1 ही आपको देना है। और जो स्पेशल पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं उनको बस 2 और 3 पेपर 2 और पेपर 3 भी आपको देना पड़ेगा। चीजें यहाँ पर क्लियर है। तो मैं मेन फोकस में जो रख रही हूँ वो पेपर 1 को रख रही हूँ कि आप सबको पेपर 1 में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। तो पेपर 1 में कैसे एग्जाम होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, पेपर 1 की ये तो समझ आ गया ना आपको। पेपर 2 पेपर 3 जो देने वाले हैं वो खुद समझ रहे होंगे कि आप एलिजिबल है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इस पर मैं डिस्कस कर लूंगी। अभी सिर्फ मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ जो कि सभी को देना है। ये एग्जाम आप सबको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेपर 1 का जो एग्जाम होगा बच्चे वो कैसे होगा। तो एक बात तो समझ लो, ये जो पेपर 1 है ना आपका, जो सबको देना है, इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। कितने सेक्शन में बांटा गया है, 3 सेक्शन में बांटा गया है। कैसे, एक है सेक्शन 1, एक है सेक्शन 2, एक है आपका सेक्शन 3। टोटल 2.5 घंटे का आपको समय इसमें मिलने वाला है। अब कैसे मिलने वाला है, तो देखो, तो सेक्शन 1 इसके लिए आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। मतलब एक पेपर होते जाएगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा। तीनों ही पेपर आपके एक ही दिन में होंगे ना, ये मजे की बात है आपका। एक घंटा ऐसे करके एक पेपर हुआ, फिर दूसरा पेपर देंगे, फिर तीसरा पेपर देंगे। इस टाइप से कुछ व्यवस्था जो है यहाँ पर रखी जाती है। अब देखो सेक्शन 1, इसके लिए 1 घंटा का आपका समय रहेगा। ये एग्जाम क्या होगा, तो पहला जो पेपर रहेगा, जैसे PSC देने जाते हो तो देते हैं ना अपन, पहले GS देते हैं, फिर CSET देते हैं, वैसे ही रहेगा। बस इसमें 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है। तो जो सेक्शन 1 रहेगा उसमें पहले तो आपको मैथ्स और रीजनिंग देना रहेगा। क्या क्या देना रहेगा, एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड देना रहेगा, और आपका रीजनिंग देना रहेगा। इसमें भी जो मैथ्स है उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग के भी टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आता है। मतलब मैथ्स आपका 90 नंबर का आ गया, रीजनिंग भी आपका 90 नंबर का हो गया। मतलब पहला जो पेपर है वो आपका 180 नंबर का रहेगा टोटल। ये चीज अपने को समझ आ गई। पहले पेपर में मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे दोनों के, और एक प्रश्न आपके 3 नंबर का रहेगा। मतलब पहला जो पेपर है वो आपका 180 नंबर का होगा। ये पेपर हुआ, उसके बाद फिर तुरंत आपका दूसरा सेशन, दूसरा पेपर बटेगा, जिसके लिए फिर से आपको 1 घंटा का ही समय मिलेगा, कोई ज्यादा का समय नहीं मिलने वाला है। तो जो दूसरा सेक्शन में पेपर होगा बच्चे, उसमें क्या क्या एग्जाम होगा, तो एक तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और दूसरा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। अब समझना इस चीज को, 1 घंटा सिर्फ ये 2 पेपर के लिए रहेगा ना आपका। सेक्शन 2 का जो 1 घंटा है वो सिर्फ इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए रहेगा। अब यहाँ पर भी क्या है, तो इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 45 क्वेश्चन रहेंगे, और एक प्रश्न वही फिर से सेम 3 नंबर का रहने वाला है। 45 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। मतलब इंग्लिश आपका 135 नंबर का आएगा। वही मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर लूं, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो ये हो गया आपका 75 नंबर का। तो अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये 210 नंबर का होने वाला है। पेपर 1 180 नंबर का रहेगा, पेपर 2 210 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप लेवल देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का लेवल बहुत ही कम कर दिया गया है ताकि सभी बच्चे इसको दे सकें, है ना। तो इंग्लिश 45 क्वेश्चन रहेगा, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का। वही अगर मैं GS की बात करूं, वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 210 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये आपका सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 का एक और सब्जेक्ट बनता है जो कि है आपका कंप्यूटर। तो 1 घंटा ये जब आप इंग्लिश और GS दे देंगे ना, उसके बाद फिर आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 15 मिनट में आपको कंप्यूटर का पेपर देना है। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो कंप्यूटर का पेपर आप देंगे ना, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है मतलब आपको कंप्यूटर में पास होना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर में पास होंगे तभी आपका ये सब चेक होगा।
मान लो ये सारे पेपर आपने अच्छे से बनाए हैं लेकिन कंप्यूटर में आप लटक गए, हाँ तो फिर आपका कोई भी पेपर चेक नहीं होने वाला है। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि कंप्यूटर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा और कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने का समय दिया जाएगा? 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। और इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? तो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, एक एक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का रहेगा, मतलब कि आपका 60 नंबर का कंप्यूटर बनने वाला है। प्रश्न कितने रहेंगे? 20 रहेंगे, एक प्रश्न आपका 3-3 नंबर करेगा। चीज समझ गए क्या आप लोग? पेपर 1 पेपर 2 तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर सॉरी, अगर कंप्यूटर आपने क्लियर नहीं किया है तो कंप्यूटर का एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, अगर आप ये पास आउट नहीं हुए, पासिंग मार्क नहीं, क्वालिफाइंग है, पासिंग मार्क चाहिए बस, ठीक है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपका पूरा का पूरा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। ये पास करना पड़ेगा आपको। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से सेक्शन 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 3 में क्या रहेगा बच्चे? तो सेक्शन 3 के लिए फिर से आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 15 मिनट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइपिंग टेस्ट में क्या रखा जाएगा? तो इसमें भी आपका 2000 की डिप्रेशन रहेगा। 2000 की डिप्रेशन रहेगा 15 मिनट में। कहने का मतलब ये है कि अगर 2000 को 5 से बांट, हाँ 400 वर्ड्स जो है आपको 15 मिनट में टाइप करने रहेंगे। आ गया समझ में? परमानेंट है, हर किसी के लिए जरूरी है। टाइपिंग में पास होना पड़ेगा आपको। 15 मिनट में आपको 400 वर्ड्स छाप कर दिखाने पड़ेंगे। आ गया क्या समझ में? आपकी स्पीड चेक की जाती है, स्पीड आपको चेक करना पड़ेगा। ये जरूरी इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बीच में इसको लेकर के बहुत थोड़ा ज्यादा पंगा हो गया था। कुछ नए नए बच्चे आए हुए थे, मतलब कुछ नए नए पोस्ट होकर के आए हुए थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम यहाँ टाइपिंग सीखने के लिए नहीं आए हैं, नहीं टाइपिंग करने के लिए आए हैं, तो वो हमको करके दो तब तो हम काम करेंगे। इसलिए इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी बच्चा ये एग्जाम देना चाहता है उसको टाइपिंग आना ही चाहिए। इवन आपकी स्पीड जो है, मैंने बताया ना 15 मिनट में 400 वर्ड आपको टाइप करके वहां पर देना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से तीनों सेक्शन मैंने टायर 2 का आपको बता दिया जो कि कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये देख करके क्या समझ आया? देख करके हमको ये समझ आया कि हमको मैथ्स तो पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। अब जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आया है इस सिलेबस में वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। रीजनिंग में आपको कौन कौन सा टॉपिक देखना है ये भी हम डिस्कस कर देंगे, और इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन वो अगले वीडियो में आएगा हमारा। ठीक है? एक एक ठो सब्जेक्ट का एक एक सिलेबस बिल्कुल क्लियर में अपन पढ़ेंगे कि हमको पढ़ना क्या, और बिल्कुल इसका तैयारी अपन चालू कर देंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हर एक बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है अगर आप ग्रेजुएट है तो। फिर डजेंट मैटर कि आपने बीए किया या बीएससी किया या इंजीनियरिंग किया, हर कोई बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। बस ये है कि कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है, अगर आप उसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएट लेवल का आप लो, लेकिन आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। चीजें क्लियर है? और एक और बात बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग जिसको ज्यादा अच्छे से नहीं आता है उसको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेवल काफी कम कर दिया गया है। जैसे पहले हाई लेवल का होता था ना, ऐसा नहीं रखा गया है। अब चांसेस है कि 8 वाले बच्चे भी इसको क्लियर कर सकते हैं। चीजें यहां तक हमारी क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हमने टायर 1 देख लिया, हमने टायर 2 भी देख लिया। चलो अब बात करते हैं अभी जो नोटिफिकेशन आया है आपका 3 तारीख वाला, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या बताया गया है? 3 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया अभी 2023 का, उसमें ये चीज को क्लियर किया गया है कि टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। तो इसमें आ रहा है बच्चे 7500 वैकेंसी। कितनी आ रही है? 7500 आ रही है। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, मतलब अब फॉर्म डलना कब से चालू हो जाएगा, तो फॉर्म डलना आपका 3 अप्रैल से चालू हो चुका है। कब से चालू हो चुका है? 3 अप्रैल से आपका फॉर्म डलना चालू हो चुका है। लास्ट डेट कब है? तो इसका लास्ट डेट 3 मई 2023 है। अप्रैल में चालू हो गया, मई तक का आपके पास समय है। 3 मई इसका लास्ट डेट हो जाएगा जो आपको देना पड़ेगा। एज की मैं बात कर लूं तो कम से कम 18 साल चाहिए, ज्यादा ज्यादा 32 साल चाहिए। मतलब यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जो सिर्फ 18 से 20 वालों के लिए, 18 से 30 वालों के लिए, 18 से 32 वालों के लिए, मतलब एज बताया गया है जिस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन बच्चे कितने कितने एज के हैं। तो आप डाल सकते हैं, पर कम से कम 18 और ज्यादा ज्यादा 32, बस इतने ही एज वाले बच्चे इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक चीज हमारी ये क्लियर हो गई। दूसरी बात कर लूं, फिर से वही बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएट हो आप तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? इसके साथ में स्टेनो वगैरह आपने किया है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ग्रेजुएट है फिर भी आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको मैंने बता दिया है कि टायर 1 टायर 2 दो ही टायर में पेपर होने वाला है आपका। ठीक है? टायर 1 जो रहेगा वो बिल्कुल MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस बनेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेंगे, इसके साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा पेपर। ठीक है? टायर 1 निकलेगा तभी तो टायर 2 में जाओगे ना। टायर 2 के बारे में तो डिस्कशन मैंने कर ली, सिर्फ जो ऑल पोस्ट के लिए वही पेपर आपको देना है। बाकी डिटेल में अगर आप जाना चाहे तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। यहाँ तक चीजें हमको समझ आ गया। और कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बराबर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शुरुआत में मैंने एक डिस्कशन किया था आप लोगों से कि लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक के लिए एग्जाम का जो पोस्ट है वो आया हुआ है। तो लेवल 4 में कौन कौन से
एग्जाम्स को रखे गए हैं, लेवल 5 में क्या है, लेवल 8 में क्या है और एज लिमिट क्या है, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, अभी इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो सिलेबस वाला मैंने बताया कि रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है, आपके मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कब चर्चा करेंगे? नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आऊंगी मैं, उसमें इसके बारे में चर्चा होगा। चलिए देखते हैं। देखो, लेवल 4 से चालू होता है, मैंने आपको बताया है। लेवल 4 से ये चालू हो जाएगा। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8, है ना। ये लेवल 8 तक कौन कौन से एग्जाम आ रहा है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल होगा। आपको नहीं होगा तो मैं भी बताऊंगी, आराम से आपको दिख जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लेवल 4 लिखा हुआ है, लेवल 4 की बात कर लेते हैं। ये लेवल 4 दिख रहा है आपको। लेवल 4 यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट आए हुए हैं, जैसे कि एक है आपका पोस्टल असिस्टेंट। इसमें मजे की बात क्या है पता है, पोस्ट ऑफिस में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो इतने ज्यादा वैकेंसीज है इसके, सबसे ज्यादा तो इवन इसी के हैं। तो आपको आपके शहर के पास आसपास ही इसके लिए पोस्ट मिल जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं है। तो एक पोस्ट असिस्टेंट वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का हो गया, टैक्स असिस्टेंट का हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट तो दिख ही रहा है, पोस्ट मिनिस्ट्री है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द हो गया ये, ठीक है। मिलिट्री इंजीनियरिंग वाला हो गया, सीबीडीटी का है, सीबीआईसी का है। अब देखो, ये जो पहला वाला पोस्ट है ना, वो ग्रुप सी का है, ये भी ग्रुप सी का है, वो भी ग्रुप सी है। मतलब ये जो लेवल 4 का है ना बच्चे, ये आपके ग्रुप सी लेवल का है, जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर एज लिमिट देखो, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 27 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपकी एज 18 से 27 की होनी चाहिए। अगर आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए करना चाहते हैं तब भी आपकी एज 18 से 27 होनी चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप लेवल 4 के किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल तक की होनी चाहिए, उससे ज्यादा वाले नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक आगे बात कर लें। अब देखो ये लेवल 5, लेवल 5 का क्या बताया जा रहा है। लेवल 5 यहां पर ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, मतलब जो ऑडिटर वाला पोस्ट है और जो अकाउंटेंट वाला पोस्ट है, ये लेवल 5 में आपका रखा गया। लेवल 4 में क्या रखा गया है आपको समझ आ गया। लेवल 4 में 18 से 27 वर्ष के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 में अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी ग्रुप सी का ही है। इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो इसमें सिर्फ आपका अकाउंटेंट, अकाउंटेंट और ऑडिटर यही है, यही वाले पोस्ट हैं, वही आपको मिलेंगे। इसमें एज लिमिट सेम है, 18 से 27, 18 27, 18 27, 18 27। कहने का मतलब है कि जो लेवल 4 है और लेवल 5 है, ये दोनों ही आपके 18 से 27 वाले बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चा 18 से 27 ईयर के बीच में है वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल दे सकता है, ग्रेजुएट होना चाहिए बस, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूंगी आपका लेवल 8 का, लेवल 7 का और लेवल 6 का। तो सबसे पहले लेवल 6 बता देते हैं। लेवल 4 और लेवल 5 तो आपको समझ आ गया ना, 18 से 27 साल का बच्चा उसको दे सकता है। अब देखो लेवल 6 का क्या रखा गया है। तो लेवल 6 यहाँ पर कैसे होंगे, तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया आपका, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया, रिसर्च असिस्टेंट हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट हो गया। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया, जूनियर टैक्सेस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी क्या किसके अंतर्गत आता है, तो जो आपका ऑडिटर जनरल है, ये सारे वाले पोस्ट इसके अंतर्गत आ जाएंगे लेवल 6 के अंतर्गत। और ये जो लेवल 6 के अंतर्गत जितने भी पोस्ट है ना बच्चे, ये ग्रुप बी का पोस्ट है। समझ आ रहा है आपको। जो लेवल 4 है, लेवल 5 है, ये आपके ग्रुप सी का है। लेकिन वहीं अगर आप लेवल 6 की बात करें तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट आपका 18 से 30 वाले भी डाल सकते हैं। 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30 और लास्ट जो है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का, ठीक है। इसको आपके 32 साल तक वाले भी डाल सकते हैं। मतलब लेवल 6 में आप डालना चाहते हैं तो बिल्कुल 18 से 30 वाले डाल सकते हैं। मैं भी चाहूँ तो मैं भी इसको डाल सकती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो लेवल 6 अपने को समझ आ गया। लेवल 7 में क्या है, तो लेवल 7 में सबसे ज्यादा आया हुआ है, टोटल 16 पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, तो इसमें भी सेम वही है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सर्विस है ना, केंद्र जगह पर आपको जाकर के बैठना है। असिस्टेंट सेक्शन सारा वही है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोटोज, इंस्पेक्टर पोस्ट, ये सारे जितने भी हैं ये आएंगे आपके लेवल 7 के अंतर्गत। और ये भी ग्रुप बी का ही है, ठीक है ना, ग्रुप बी वाले डालेंगे। एज लिमिट क्या है, तो इसमें 20 से 30 वर्ष वाले भी डाल सकते हैं, 18 से 30 तक के भी डाल सकते हैं। 20 से 30, 18 से 30, कहने का मतलब यह है कि 18 से 30 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो लेवल 7 का भी डाल सकते हैं। और मैंने यही आपको बताया था कि लेवल 7 का जो एग्जाम है ना, ये सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है यहाँ पर, क्योंकि सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इसमें टोटल 16 पोस्ट दिया हुआ है। देखो सॉरी 17 पोस्ट दिया हुआ है, क्योंकि इसको लेवल 7 का जो है वो 18 वर्ष से लेकर के आपका पूरा
32 ईयर्स के जो लोग हैं वो डाल सकते हैं। एक ठो है जो 32 का है, बाकी 18 से 30 वर्ष के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक, तो लेवल 7 में हर कोई डाल सकता है। लेवल 4 और लेवल 5 का हमने समझ लिया, 18 से सिर्फ 27 वाले डाल सकते हैं। लेवल 6 का भी हमने समझ लिया, लेवल 7 का भी हमने समझ लिया। लेवल 8 ये थोड़ा सा हाई फाई है। हाई फाई है मतलब इसमें क्या चाहिए, इसमें आपके 18 से 30 तक के बच्चे डाल सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर है, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर है। ठीक, इसमें देखो ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ जाता है, आपका इंडियन ऑडिट अकाउंट्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और इंडियन ऑडिट अकाउंट्स के अंतर्गत आ जाता है, तो ये भी आपके ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। एज लिमिट 18 से 30 का है। कहने का मतलब समझ आ गया, लेवल 4 लेवल 5 को बस छोड़ दो, अगर आप 30 से कम वाले हैं तब आप उसमें डाल सकते हैं। बाकी लोग आपके लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 लेवल 8 सब में डाल सकते हैं। लेकिन लेवल 8 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वही मैंने बताया, आपको अलग से स्टेनो वगैरह का कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने पड़ेंगे। पेपर 2 पेपर 3 भी आपको देना पड़ेगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। तो तैयारी वही है भाई कि मस्त एकदम जुनून के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और तैयारी इसका जल्दी जल्दी अपन शुरू कर देते हैं ताकि कोई भी इशूज ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। एज लिमिट क्लियर है अपने को, पैसा भी मस्त है क्योंकि केंद्रीय लेवल का है, तो आपको बस अब क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। कल ही मैं कोशिश करूंगी या फिर आज रात तक मैं कोशिश करूंगी कि एक एक सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारा मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ ताकि पढ़ने में आसानी हो। क्लियर। अच्छा, अब इसके अगर हम टायर 1 के एग्जाम की बात करें तो जुलाई तक होने की संभावना है आपकी कि जुलाई तक इसका एग्जाम जो है हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुकी है। और मैं फिर से बता दूं 3 तारीख से फॉर्म डालना चालू हो गया, 3 मई तक बंद हो जाएगा, तो आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। चीजें क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो इसे एक साथ क्लास ऑफ किया जाता है। जल्दी से जल्दी दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगी जिसपे सब्जेक्ट अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत है कॉमेंट में आप पूछिए, जरूर से आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। शेयर करना है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इससे डाउट है, इतने अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, उनको भी समझ है, इसलिए बिल्कुल शेयर करिए। थैंक यू।